Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो एंड किया था, तो अब हम पढ़ेंगे बायलैटरल रिलेशंस में ही इंडिया जापान के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जापान हेल्ड अ बायलैटरल मीटिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ G7 समिट इन इटली। इंडिया जापान रिलेशंस के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या है 2014 में द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज वर अपग्रेडेड टू स्पेशल ग्लोबल एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फ्रॉम स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप अपग्रेड हुई है। फिर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कन्वर्जेंस ऑफ जापान्स फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। फिर नेक्स्ट है कनेक्टिविटी। तो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है लिंकिंग साउथ एशिया टू साउथ ईस्ट एशिया वाया इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड जापान्स पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर डिफेंस की बात करें तो एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस लाइक धर्मा गार्जियन, शिन्यू मैत्री एंड जिमेक्स। फिर इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2011 में साइन हुई थी। फिर एनर्जी कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया जापान क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप और इंडिया जापान एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। फिर टेक्नोलॉजी की बात करें तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन बाय इसरो एंड जैक्सा। फिर यूएसए जापान साउथ कोरिया साइन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क डीजी फ्रेमवर्क, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर डेवलपमेंट असिस्टेंस की बात करते तो जापान इज इंडियाज लार्जेस्ट बायलैटरल डोनर, जैसे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट बन रही है ना उसमें, ठीक है। अब जापान के बारे में देखते, देखो जापान यहाँ पे सी ऑफ जापान है, यहाँ पे साउथ कोरिया है, कोरिया स्ट्रेट है और यहाँ पे क्यूरिल आइलैंड है। तो क्यूरिल आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में रहता है, रशिया और जापान का लड़ाई चलते रहता है। तो आइलैंड यहाँ पे होक्काइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशू, ये 4 आइलैंड्स है, ये ध्यान रखिएगा। और ये इसकी जो वेस्टर्न एज है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लाई करती है। फिर इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया वाला सेक्शन देखते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया में वही आसियान वाले मेंबर्स आते हैं बेसिकली। तो इसमें अब अपन पढ़ेंगे सबसे पहले इंडिया और सिंगापुर के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी सिंगापुर गए थे। तो इसमें रिलेशंस के बारे में तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या है 2015 में इस्टेब्लिश हुई थी, उसको एलिवेट करके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2024 में हो गई है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया का सिंगापुर जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है आसियान कंट्रीज़ में और 6th लार्जेस्ट ट्रेड ग्लोबली। दोनों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है और इंडिया नेट इम्पोर्टर है। डायरेक्ट टैक्स अवॉइड, नेट इम्पोर्टर है ना, ध्यान रखिएगा। द डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट वॉज साइन इन 2016 टू चेक टैक्स इवेजन। सिंगापुर वॉज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इनटू इंडिया इन 2023-24। फिर की बायलैटरल एक्सरसाइजेस देखेंगे तो एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर आर्मी की है, सिमेक्स नेवी की है और जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एयरफोर्स की है। फिनटेक में प्रोजेक्ट नेक्सस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया एम्ड एट एनेबलिंग फास्ट एंड एफिशिएंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बाय कनेक्टिंग डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम। फिर इंडिया का यूनिफाइड यूपीआई है एंड एफपीएज ऑफ मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड वो इंटरलिंक होगा थ्रू नेक्सस विच इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। फिर मिलिट्री कोऑपरेशन की बात करते हैं, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की। तो ईस्ट एशिया समिट में मेंबर है दोनों, G20 में है, कॉमनवेल्थ में है, IORA में है और IONS में है। फिर सिंगापुर ने अभी अभी ISA ज्वाइन किया है, सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडिया वियतनाम के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर अभी वियतनाम गए थे स्टेट विजिट पे, ठीक है। सॉरी अपोजिट प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम अंडरटुक अ स्टेट विजिट टू इंडिया। तो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे। फिर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं कि अभी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी 2007 में और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी 2016 में। डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो एक्सरसाइज पैसिक्स है, विम्बेक्स है और मिलान है, ठीक है।
मल्टीलेटरल में ईस्ट एशिया समिट और आसियान डिफेंस मिनिस्टरियल मीटिंग में हम मेंबर्स हैं। और मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के इंडिया और वियतनाम दोनों मेंबर हैं, ठीक है। फिर इंडिया हैंडेड ओवर एन इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल INS किरपान टू वियतनाम। तो अभी INS किरपान दिया है हमने वियतनाम को। फिर इंडिया मलेशिया की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया पेड अ स्टेट विजिट टू इंडिया। तो की आउटकम्स क्या थे? एनहांस्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्टैब्लिश हुई 2015 में, जो कि एलिवेट हो गई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में। मलेशिया ने डिसाइड किया कि वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन करेगा एज अ फाउंडिंग मेंबर। अब इंडिया मलेशिया रिलेशंस के बारे में देखते हैं। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में एनहांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन 2015। इकोनॉमिक में मलेशिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन आसियान। ट्रेड की बात करते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ 2010 में। फिर ऑयल पाम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो मलेशिया अलॉन्ग विद इंडोनेशिया एंड थाईलैंड आर मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑयल पाम टू इंडिया। तो मलेशिया और इंडोनेशिया और थाईलैंड ये तीनों मेजर एक्सपोर्टर है पाम ऑयल के इंडिया को। डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी मीट्स एनुअली टू रिव्यू द प्रोग्रेस इन डिफेंस कोऑपरेशन। फर्स्ट रीजनल ऑफिस ऑफ HAL वॉज ऑल्सो इनाग्रेटेड इन कुआलालंपुर। HAL का पहला रीजनल ऑफिस इनाग्रेट हुआ है। फिर एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति की बात करते हैं तो ये है इंडिया और मलेशिया के बीच में। पीपल टू पीपल कनेक्ट तो थर्ड लार्जेस्ट डायस्पोरा है आफ्टर USA एंड UAE। इंडिया के इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो जॉइंट कमिटी मीटिंग ऑफ मलेशिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर डीपनिंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड एक्सेप्ट UPI पेमेंट्स। तो यहाँ पे हमारा बायलेटरल रिलेशंस वाला सेक्शन ख़त्म होता है। तो आई होप ये बायलेटरल रिलेशन वाला सेक्शन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए न्यूज़ में उसको हम देखते हैं। रिसेंट चाबहार पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। रिसेंटली इंडिया साइंड ए 10-year एग्रीमेंट विद ईरान फॉर डेवलपमेंट ऑफ शाहिद बहिश्ती पोर्ट टर्मिनल एट चाबहार पोर्ट। तो हमने शाहिद बहिश्ती और शाहिद कलांतरी देखा है, दो पोर्ट वहाँ पे। तो शाहिद बहिश्ती के लिए हमने एग्रीमेंट साइन किया है। चाबहार पोर्ट का जेनेसिस क्या है? इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया 2016 में टू डेवलप शाहिद बहिश्ती टर्मिनल एट चाबहार पोर्ट। ये गल्फ ऑफ ओमान में लाई करता है और डायरेक्ट सी रूट प्रोवाइड करेगा अफगानिस्तान को बाईपासिंग पाकिस्तान। सिग्निफिकेंस ये है कि लैंडमार्क इन स्ट्रेंथनिंग इंडिया ईरान अफगानिस्तान रिलेशंस। द पोर्ट विल मिनिमाइज द डिस्टेंस फ्रॉम इंडियाज वेस्ट कोस्ट टू लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड यूरोपियन नेशंस। गेटवे टू सेंट्रल एशिया है ये। चाबहार सर्व्स एज अ गेटवे फॉर इंडिया टू सेंट्रल एशिया विद द पोटेंशियल टू कनेक्ट विद लैंडलॉक्ड कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। इट अलाइंस विद ब्रॉडर INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इनिशिएटिव के साथ एज एन अल्टरनेटिव टू स्वेज कैनाल। तो INSTC का पार्ट रहेगा, मतलब उस गोल के साथ भी अलाइन करेगा। अब यहाँ पे कौन कौन से पोर्ट्स हैं एक बार ये देख लेना चाहिए। तो जो पर्पल कलर से मार्क्ड है वो चाइनीज़ प्रेजेंस वाले हैं, जो ऑरेंज कलर से मार्क्ड है वो इंडियन प्रेजेंस वाले हैं, ठीक है। तो चाइना वाला कौन कौन सा है? ग्वादार है, पोर्ट ऑफ दोराले है, फिर एगेलिका आइलैंड है, मिनिकॉय आइलैंड है और सितवे पोर्ट है, ठीक है। सॉरी इट्स माय मिस्टेक। यहाँ पे अपन एक बार फिर से कंट्री वाइज देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं चाइनीज़ इन्फ्लुएंस का। तो मैं डॉट मार्क कर रही हूँ। तो ग्वादार है, पोर्ट ऑफ डोराले है, फिर क्योकफ्यू पोर्ट है, के से जो ये पोर्ट लिखा हुआ है, और हम्बनटोटा पोर्ट है। फिर इंडिया वाली बात करते हैं तो मैं टिक मार्क कर रही हूँ। तो चाबहार पोर्ट है, दुक्कुम पोर्ट है, मिनिकॉय आइलैंड है, एगलिका आइलैंड है और सितवे पोर्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट INSTC में, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ना, उसके लिए। तो INSTC इज़ अ 7,200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क established in 2000 through an agreement signed by India, Iran and Russia। तो इंडिया, ईरान और रशिया ने एग्रीमेंट साइन किया था। एम क्या है? टू कनेक्ट इंडिया विथ रशिया एंड यूरोप थ्रू ईरान एंड सेंट्रल एशिया। तो कनेक्ट इंडिया विथ रशिया एंड यूरोप, इंडिया को रशिया और यूरोप से कनेक्ट करना थ्रू ईरान एंड सेंट्रल एशिया। की रूट कौन कौन से हैं? इट रन्स थ्रू मुंबई टू मॉस्को वाया चाबहार। तो मुंबई टू मॉस्को जाना है, लेकिन चाबहार होते हुए बंदर अब्बास ईरान में, बंदर अंजाली ईरान में, बिफोर एंटरिंग सेंट्रल एशिया और रशिया। तो इंडिया से रशिया तक जाने के बीच में और जो पोर्ट्स आएंगे वो पूरे रूट को कनेक्ट करते हुए INSTC बनेगा, ठीक है। फिर आते हैं हम इंडिया एंड ग्लोबल साउथ वाले टॉपिक में। तो इंडिया होस्टेड द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इन वर्चुअल फॉर्मेट, थर्ड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। India hosted the first Voice of Global South Summit in January 2023 and second edition was held in November 23, both in virtual format. The Voice of Global South Summit is an extension of India's philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, or one earth, one family and one future, to the international arena.
की हाईलाइट्स क्या थे इस मीटिंग के? 123 कंट्रीज थी, चाइना और पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया गया था। थीम था एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अब देखो ये ना ब्रांड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को डिवाइड करती है। इमेजिनरी लाइन है बेसिकली, मतलब कंट्री से आप देख सकते हो कि ऊपर कौन कौन सी कंट्री है, नीचे कौन कौन सी कंट्री है। फिर आते हैं, इंडिया हैज़ प्रपोज्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट टू एड्रेस द राइजिंग डेट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज फॉर द ग्लोबल साउथ। Comprises 4 elements: trade for development, capacity building for sustainable growth, technology sharing, project specific concessional finance and grants. फिर no debt burden. Ensure that development and infrastructure financing do not impose a debt burden on developing countries. तो debt burden ना हो. India will also launch a special fund of $2.5 million to boost trade promotion activities and $1 million fund for capacity building and trade policy and trade negotiation. ठीक है. फिर अब ग्लोबल साउथ बेसिकली है क्या ये कॉन्सेप्ट? ये टेक्निकली एंड सोशली लेस डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है विच आर लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फेयर, प्राइमरीली इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका. ब्रेंट रिपोर्ट प्रपोज्ड अ डिवीजन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कंट्रीज बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जीडीपी एक्सेट्रा. तो इसीलिए ब्रेंट लाइन पड़ गया उसका नाम. अब इनिशिएटिव्स इंडिया के क्या क्या हैं फॉर शोकेसिंग एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ? तो सोशल इम्पैक्ट फंड बना. इंडिया विल कॉन्ट्रीब्यूट $25 million फॉर एक्सेलरेटिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन ग्लोबल साउथ. तो DPI बढ़ाने के लिए हम सोशल इम्पैक्ट फंड बना रहे हैं जिसमें हम $25 million फंड करेंगे. ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम है टू प्रमोट एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. इंडक्शन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इनटू G20 एज अ परमानेंट मेंबर ड्यूरिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी. और विजन ऑफ आरोग्य मैत्री, वन वर्ल्ड वन हेल्थ इज इंडियाज मिशन फॉर हेल्थ सिक्योरिटी. ठीक है. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव. इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव ने 5 साल अभी कंप्लीट किए. ये नॉन ट्रिटी बेस्ड वॉलेंट्री अरेंजमेंट है. क्या है? नॉन ट्रिटी बेस्ड वॉलेंट्री अरेंजमेंट दैट प्रमोट्स कोऑपरेशन फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड रूल्स बेस्ड रीजनल ऑर्डर. जेनेसिस है. इट वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 2019 एट द ईस्ट एशिया समिट इन बैंकॉक. कब लॉन्च हुआ था? ईस्ट एशिया समिट में, बैंकॉक में. बिल्ड्स अपॉन इंडिया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. सागर इनिशिएटिव पे बेस्ड है. Sagar vision is to have inclusive development, joining economic assistance and maritime security concerns on a common platform while respecting international maritime laws and norms. ठीक है. तो ये सागर वाले कॉन्सेप्ट पे बिल्ड है इंडिया इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव. अब 7 पिलर्स कौन कौन से इसके? मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक कोऑपरेशन, ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट. ठीक है. इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव. अब इसमें लीड कंट्रीज जो है वो भी लिखी हुई है हर सेक्टर में, तो वो अभी अपने कुछ काम की नहीं है. फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. तो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन साइंड अ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है. अब EFTA के बारे में देख लेते हैं. 1960 में स्टैब्लिश हुआ था थ्रू स्टॉकहोम कन्वेंशन विथ 7 फाउंडिंग मेंबर्स. इसके मेंबर्स हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein. ठीक है. और उसके बाद आते हैं, ये ध्यान रखिएगा ना, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड. ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन इट्स मेंबर्स एंड देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स. तो की फैक्ट्स क्या है? बेसिकली ये कस्टम्स यूनियन नहीं है. Unlike EU, EFTA is not a customs union, meaning member countries have their own external tariffs for countries outside association. तो मतलब जो उनके ग्रुप में है उनके लिए एक टैरिफ है, लेकिन जो उस ग्रुप से बाहर है उनके लिए वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. रिलेशंस विद EU. 3 EFTA members, Iceland, Liechtenstein और Norway, participate in European Economic Area, which allows them to access the EU's single market. Switzerland has a series of bilateral agreements with EU instead. अब इंडिया EFTA ट्रेड रिलेशंस के बारे में देखते हैं. तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमंग EFTA, स्विट्जरलैंड इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉलोड बाय नॉर्वे. इंडिया हैज़ अ ट्रेड डेफिसिट विद स्विट्जरलैंड ड्यू टू गोल्ड इम्पोर्ट्स. तो हम स्विट्जरलैंड से क्या करते हैं? गोल्ड इम्पोर्ट करते हैं. फिर इसके बारे में देखते हैं हम TEPA के बारे में. फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज साइंड एन FTA विद मेंबर्स ऑफ EFTA. एम क्या है? इंक्रीज FDI by $100 billion एंड फैसिलिटेट द जनरेशन ऑफ 1 million जॉब्स इन इंडिया. लीगल कमिटमेंट क्या है? फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ FTA a legal commitment is made about promoting target oriented investment and creation of jobs. Mutual recognition agreements है. TEPA has provisions for MRA in professional services like nursing, architects.
फिर टैरिफ रिडक्शन की बात हुई और मार्केट एक्सेस। तो EFTA's मार्केट एक्सेस ऑफर कवर्स 100% ऑफ नॉन एग्री प्रोडक्ट्स एंड टेरिफ कंसेशन ऑन प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो टेरिफ कंसेशन मिलेगा इसमें, ठीक है। फिर हम आते हैं तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में। रिसेंटली अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान ऑफिशियल्स जॉइंटली इनॉग्रेटेड तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट ऑन द तुर्कमेनिस्तान साइड एंड अफगानिस्तान सेट टू बिगिन वर्क ऑन तापी पाइपलाइन। तो अभी तापी पाइपलाइन पे वर्क स्टार्ट होने वाला है। अब तापी प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। मिड 1990s में स्टार्ट हुई थी, डिज़ाइन टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गिलकिंस ऑयल फील्ड, गिलकिंस गैस फील्ड in the southern East Turkmenistan. The Gilkins gas field was discovered in 2006. It is located 75 kilometers southeast of Turkmenistan. It is one of the world's 5 largest gas fields. It spans approximately 1800 kilometers from Turkmenistan to Afghanistan, Pakistan and India. तो ये देख लो तापी पाइपलाइन का एरिया फजल का यहाँ हुआ। फिर आते हैं हम नेक्स्ट अदर की डेवलपमेंट्स में। तो पाथ टू पीस समिट ऑन पीस इन यूक्रेन है ये, बेसिकली स्विट्ज़रलैंड में मीटिंग थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पार्ट टूवर्ड्स जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन यूक्रेन। इंडिया का रिप्रेजेंटेशन, द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मीटिंग अटेंड की थी। इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम साइनिंग द जॉइंट कम्युनिक रिलीज्ड एट द समिट एडवोकेटिंग फॉर प्रैक्टिकल एंगेजमेंट थ्रू डायलॉग बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज। तो इंडिया ने एब्सटेन किया साइन करने से। वेल इंडिया डिड नॉट एक्सप्लिसिटली कंडेम रशियन इन्वेजन, हमने अलग से नहीं कंडेम किया। इट कॉल्ड फॉर एन इंटरनेशनल प्रोब इनटू बूचा मैसेकर, जो बूचा किलिंग्स हुई थी ना उसके ऊपर, एंड एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर न्यूक्लियर थ्रेट्स इशूड बाय रशिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मर्कोसुर। तो मर्कोसुर बोलीविया अभी इसका मेंबर बन गया है, फुल मेंबर। ये सदर्न कॉमन मार्केट है बेसिकली, इसका नेम क्या है? सदर्न कॉमन मार्केट। मर्कोसुर इन स्पेनिश इनिशियल्स इन लैटिन अमेरिका, 1991 में बना था। इसके मेंबर्स है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे और उरुग्वे 1991 में थे, और सब्सिक्वेंटली वेनेजुएला और बोलीविया भी बन गए। इसके साथ हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। वेनेजुएला हैज़ बीन सस्पेंडेड सिंस December 1, 2016। ऑब्जेक्टिव है इसका फैसिलिटेटिंग द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड पीपल अमंग द 4 मेंबर कंट्रीज, ठीक है। अब हम आते हैं कोलंबो प्रोसेस, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। तो इंडिया चेयर्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग एज चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेस। इसका ओवरव्यू है 2003 में कोलंबो श्रीलंका में बना था। 12 मेंबर स्टेट्स ऑफ एशिया सच एज बांग्लादेश, श्रीलंका हैं इसमें। इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। ऑब्जेक्टिव है रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर कंसल्टेशन ऑन द मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर। थीमेटिक प्रायोरिटी एरियाज क्या क्या है? स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन प्रोसेस। सपोर्ट में यूएन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू कोलंबो प्रोसेस। तो कोलंबो प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर से रिलेटेड है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ऑफिशियली इंक्लूडेड बांग्लादेश एज इट्स 5th मेंबर। तो बांग्लादेश इंक्लूड हो गया है। जेनेसिस है 2011 में बना था एज अ ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, लेटर ज्वाइंड बाय मॉरिशियस एंड बांग्लादेश। तो बाद में मॉरिशियस और बांग्लादेश ने ज्वाइन किया। इट वॉज रीब्रांडेड एज द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इन 2020। सेशल्स अभी ऑब्जर्वर मेंबर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। तो इंडिया का रैंक 159 आया है 180 कंट्रीज़ में। ये कौन रिलीज़ करती है रिपोर्ट? पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो। वर्ल्ड्स लीडिंग एनजीओ इन डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज़ पब्लिश्ड ऑन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो 3 मई को आता है। इसके थीम है अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस से रिलेटेड है। टॉप 3 रैंकर्स हैं नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। कौन कौन? नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। तो उसमें है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में देखना है। रिसेंटली द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड डिप्यूटी CDS इज बीइंग कंसिडर्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस। अबाउट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में देखते हैं। CDS was a post created in 2019, the rank of a 4-star general equivalent to a service chief. A group of ministers in 2001 had recommended creation of a post
बेस्ड ऑन श्री के सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट। तो किस कमेटी की रिपोर्ट पे? के सुब्रमण्यम कमेटी। पावर्स और रूल्स क्या है, रोल्स क्या है? CDS, the head of Department of Military Affairs, created within the Ministry of Defence and function as its secretary। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को हेड करता है, क्रिएटेड विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड फंक्शन एज इट सेक्रेटरी। ये परमानेंट चेयरमैन है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, मेंबर ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का मेंबर है, चेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और डिफेंस प्लानिंग कमेटी का भी मेंबर है, जो चेयर करता है NSA। तो प्लानिंग कमेटी को कौन चेयर करता है? NSA। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को डिफेंस मिनिस्टर चेयर करता है, लेकिन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और डिफेंस प्लानिंग कमेटी दोनों का मेंबर है CDS। CDS acts as the principal military advisor to the Ministry of Defence on all tri-services, Army, Navy, Air Force matters of military, and military advisor to the Nuclear Command Authority. CDS do not exercise any military command, including over the 3 chief service chiefs. तो ये बेसिकली कंपैटिबिलिटी लाने के लिए, लेकिन कोई कमांड, एक्स्ट्रा कमांड नहीं है। ट्राई सर्विस एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस, कमांड्स रिलेटेड टू साइबर एंड स्पेस विल बी अंडर द कमांड ऑफ CDS। तो ट्राई सर्विस एजेंसीज रिलेटेड टू साइबर एंड स्पेस वाले भी अंडर द कमांड ऑफ CDS आएंगे। फिर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स क्या होते हैं? थिएटराइजेशन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग यूनिफाइड ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्बैट ऑपरेशंस एज वेल एज फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज इन स्पेसिफाइड जोग्राफिकल एरिया। तो मतलब यूनिफिकेशन, बेसिकली थिएटराइजेशन मतलब यूनिफिकेशन। Currently, there are 19 existing commands, 17 single service oriented commands, 7 Army, 7 Air Force, 3 Navy। और अंडमान निकोबार कमांड एंड स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड इन चार्ज ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर स्टॉकपाइल, ये ट्राई सर्विसेज कमांड के जैसे एक्ट करती है, स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड और अंडमान निकोबार कमांड। ठीक है, स्ट्रैटेजिक फोर्सेस वाली न्यूक्लियर स्टॉकपाइल के लिए। फिर इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2023। Inter-Services Organization Act is notified. Act seeks to empower Commander-in-Chief and Officer-in-Commander of the inter-services organizations with all disciplinary and administrative powers over the serving or attached personnel. ISO is a body of troops including a Joint Services Command consisting of persons subject to Air Force Act 1950, Army Act 1950, Navy Act 1957 और any of the two said acts। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये खत्म हुआ CDS वाला पार्ट। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। तो अभी सेक्रेटेरिएट की बात हो रही है। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड एडिशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। तो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटेरिएट है उसमें एडिशनल NSA अपॉइंट हुआ है। तो अब सेक्रेटेरिएट के बारे में देख लेते हैं। कोर कैरेक्टरिस्टिक्स है, एस्टैब्लिशमेंट एंड पर्पस 1990s में बना था सेक्रेटेरिएट फॉर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। एपिक्स एडवाइजरी बॉडी है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी मैटर्स के लिए। प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन एंड लॉन्ग टर्म विजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी। लीडरशिप की बात करते हैं तो हेडेड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, NSA होल्ड्स द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, कैन जनरेट कैबिनेट नोट्स एंड एक्सेस रिलेवेंट पेपर्स। NSC सेक्रेटेरिएट ना। फिर गवर्नेंस एंड अमेंडमेंट्स की बात करते तो 2019 बिजनेस रूल्स अमेंडमेंट आया था। NSA और NSCS ब्रॉट अंडर स्पेसिफिक गवर्नमेंट रूल्स। Expanded powers to generate and access cabinet documents और enables participation in interministerial consultations। तो ये सब पॉसिबल हो पाता है। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1999 बेस्ड ऑन KC पंत लेड टास्क फोर्स रिकमेंडेशन। एपिक्स एडवाइजरी बॉडी है हेडेड बाय PM, कंप्राइजिंग मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस, डिफेंस, होम एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। इसमें 3 वो होते हैं, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। ये तीनों नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट टॉपिक कारगिल वॉर। इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ कारगिल वॉर विक्ट्री, मार्किंग द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के सक्सेस को मार्क कर रहा है। ऑपरेशन विजय क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी टू इविक्ट पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड मिलिटेंट्स हु इनफिल्ट्रेटेड द कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में आ गए जम्मू कश्मीर के, उनको इविक्ट करना, उनको हटाना आ गए थे उस टाइम। ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च किया था, ऑपरेशन तलवार तो इंडियन एयरफोर्स का था सफ़ेद सागर टू टारगेट पाकिस्तानी ट्रूप्स ऑन हाई एल्टीट्यूड पोजिशंस। और ऑपरेशन तलवार था लॉन्च बाय इंडियन नेवी टू ब्लॉकेड पाकिस्तान नेवी इन अरेबियन सी। तो सफ़ेद सागर हुआ था एयर में, तलवार हुआ था नेवी में।
की लोकेशंस थे अलग अलग, वो काम के नहीं, इसमें द्रास वगैरह काम का है, वो ध्यान रखना। फिर कारगिल विजय दिवस जुलाई 26 को मनाते हैं टू कमेमोरेट द विक्ट्री। अब कारगिल वॉर के बारे में देख लो। तो कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी एक, जो 1999 में स्टैब्लिश हुई थी अंडर के सुब्रमण्यम टू रिव्यू द वॉर एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स इन इंडियाज डिफेंस आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा कारगिल वॉर वाला। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। रशिया वीटोड अ यूएनएससी रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन अ वेपन फ्री आउटर स्पेस जॉइंटली प्रपोज्ड बाय यूएसए एंड जापान। तो वीटो कर दिया रशिया ने यूएनएससी में इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को, वेपन फ्री आउटर स्पेस, ठीक है, क्योंकि यूएसए और जापान ने लाया था। यूएनएससी के रेजोल्यूशन के बारे में देखते हैं। वीटोड रेजोल्यूशन एम्स टू enforce 1967 outer space treaty banning weapons of mass destruction in orbit or on celestial bodies. Russia vetoed, arguing that it focuses only on weapons of mass destruction, nuclear arms, ignoring other possible space weapons. तो रशिया ने वीटो कर दिया। अब वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, डिप्लॉयमेंट ऑफ वेपन्स इन स्पेस। तो वेपन्स को डिप्लॉय करेंगे स्पेस में, एनेबलिंग कॉन्फ्लिक्ट बाय टारगेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्बिट और ऑन अर्थ। तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है, जब आप टारगेट करोगे ऑब्जेक्ट्स को जो ऑर्बिट में है या तो फिर अर्थ में है। अब मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस कैसे होगा, यूज ऑफ स्पेस टू सपोर्ट ग्राउंड, सी एंड एयर बेस्ड मिलिट्री एक्टिविटीज विदाउट एम्प्लॉइंग वेपन्स। ठीक है, स्पेस का यूज होगा ग्राउंड, सी और एयर बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए। बोथ कॉन्सेप्ट्स हाईलाइट ग्रोइंग मिलिट्री यूज ऑफ आउटर स्पेस, तो मिलिट्री का यूज बढ़ जाएगा आउटर स्पेस में। अब इंपॉर्टेंट ग्लोबल इनिशिएटिव्स देखते हैं फॉर पीस इन स्पेस। तो 1959 में कमिटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस बनी थी। 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी आई, जो प्रोहिबिट किया न्यूक्लियर वेपन्स को और वेपन्स इन मास डिस्ट्रक्शन इन आउटर स्पेस। अब इसको रेटिफाई कर दिया है। फिर 1968 में रेस्क्यू एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट ऑन रेस्क्यू एंड रिटर्न ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट्स। फिर 1972 में स्पेस लाइबिलिटी साइन हुई थी, स्टेट लाइबिलिटी फॉर डैमेज बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स, रेटिफाई कर लिया गया इसको। फिर 1975 में लॉन्च रजिस्ट्रेशन हुआ था, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट्स विद यूएन। फिर 1979 में मून एग्रीमेंट हुआ, प्रोहिबिट्स मिलिट्री बेसिस एंड वेपन्स टेस्टिंग ऑन मून। स्टेटस क्या है कि साइन कर लिया गया, लेकिन अभी ये रेटिफाइड नहीं है। इंडिया का पार्टिसिपेशन क्या है, एक्टिव मेंबर ऑफ COPUOS, ये वाला जो हमने ट्रीटी पढ़ी थी ना, कमिटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, उसको हमने उसके हम एक्टिव मेंबर हैं। हमने रेटिफाई किया आउटर स्पेस ट्रीटी, रेस्क्यू एग्रीमेंट, लाइबिलिटी कन्वेंशन और रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन को, और मून एग्रीमेंट को हमने साइन किया बट रेटिफाई नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ केमिकल वेपन्स। तो द यूनाइटेड स्टेट्स एक्यूजेज रशिया ऑफ एम्प्लॉइंग द केमिकल एजेंट क्लोरोपिक्रिन इन यूक्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा है ये ध्यान रखना है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। यूएस ने एक्यूज़ किया है रशिया को कि वो केमिकल एजेंट क्लोरोपिक्रिन यूज़ कर रहे हैं यूक्रेन में। क्लोरोपिक्रिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्यूमिगेंट केमिकल है दैट कैन बी यूज्ड एज एंटीमाइक्रोबियल, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, नीमाटीसाइड एंड ऑल्सो एज वॉरफेयर एजेंट। अब जेनेवा प्रोटोकॉल है 1925 का, उसमें क्या है, प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स इन द फील्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को प्रोहिबिट करता है जेनेवा प्रोटोकॉल। The Chemical Weapons Convention is the key international treaty that completely bans chemical weapons. तो CWC chemical weapons को बैन करता है। अब CWC के बारे में पढ़ लेते हैं। Chemical Weapons Convention was adopted in 1992 and entered into force in 1997. ऑब्जेक्टिव है इसके eliminate chemical weapons and prevent use of such weapons in future. ये बैन करना चाहता है the development, production and stockpiling and use of chemical weapons and their precursors. सिग्नेटरी कौन कौन है इसके, इट हैज़ करेंटली 193 मेंबर स्टेट्स मेकिंग इट द मोस्ट यूनिवर्सली रेटिफाइड आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। की प्रोविजंस कौन कौन से हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल वेपन्स, वेरिफिकेशन मतलब एक डिटेल्ड वेरिफिकेशन मेजर चाहिए रहेगा टू इंश्योर कंप्लाइंस। फिर नॉन डाइवर्सिफिकेशन, द कन्वेंशन प्रोहिबिट्स द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ केमिकल मटेरियल्स टू यूज एज वेपन्स, मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको अलग तरीके से वेपन के जैसे यूज़ कर सकते हैं। अब नॉन सिग्नेटरी, ओनली 4 कंट्रीज आर नॉन पार्टीज टू केमिकल वेपन कन्वेंशन। कौन कौन सी, इजराइल, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान। कौन कौन, इजराइल, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान। इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो मेंबर स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट नेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस दैट अलाइन विद CWC's प्रोविजंस एंड प्रोवाइड फॉर डिस्ट्रक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ केमिकल वेपन्स। तो नेशनल लॉ बनाने की बात है।
इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी एंड पार्टी ऑफ CWC एंड एनेक्टेड केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एक्ट। अब ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर है हेग में। ये 1997 में इसका जेनेसिस है। 193 मेंबर्स हैं। केमिकल वेपन्स डिस्ट्रक्शन, वेरीफाइंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल वेपन्स लाइक दोस इन सीरिया एंड लीबिया, तो वेरिफिकेशन करता है और इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2013 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी ये वाली वीडियो एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से, और वो हमारी IR की PT की लास्ट वीडियो होगी, वहाँ पे हम IR ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।